हेलो एवरीवन। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ आवर ब्रांच अकाउंटिंग सीरीज़, जिसमें कि हम सारे ब्रांच अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को प्लस उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है पार्ट 2 उस सीरीज़ का, जिसमें कि हम स्टॉक एंड डेटर्स मेथड को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 डेटर्स मेथड नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी क्लिक करके वो देख सकते हो। तो अभी आज हम लोग शुरू करेंगे जी हमारा स्टॉक्स एंड डेटर्स मेथड को। तो स्टॉक्स एंड डेटर्स मेथड शुरू करने से पहले जब हमने डेटर्स मेथड अपने पार्ट 1 में किया था तो हमने ये कहा था कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बनाता है, जिसमें कि वो सब कुछ एक ही अकाउंट में अपनी ब्रांच को समराइज कर देता है। जैसे कि उसके ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटीज़, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़, जिससे कि हमको प्रॉफिट और लॉस पता लगता था। सब कुछ हम एक ही अकाउंट में कर रहे थे। इसके अलावा हेड ऑफिस कोई भी अकाउंट नहीं बनाता ब्रांच के लिए, सिर्फ एक ही अकाउंट में वो सब कुछ लिख देता था। तो हमने इस मेथड को बोला था जी खिचड़ी मेथड। खिचड़ी क्या होती है कि जिसमें दाल और चावल दोनों मिक्स होते हैं। हमको दोनों अलग करना बहुत मुश्किल है, सब कुछ बीच में मिक्स ही होता है। वर्सेस क्या जब हम खिचड़ी किससे बनती है, दाल और चावल से बनती है। वर्सेस अगर मैं दाल और चावल अलग अलग बना के खाऊं, तो अगर मैं दाल को बाउल में और चावल को अपनी प्लेट में रखूं और दाल को चावल में डाल डाल के खाऊं, तो वो भी तो एक तरह से दाल चावल ही हुआ और खिचड़ी भी दाल चावल ही है। तो ये जो हमारा स्टॉक्स एंड डेटर्स मेथड है ना, तो ये दाल एंड चावल सेपरेटली है, इसमें हम कुछ भी मिक्स नहीं करते। वर्सेस जो ये हमारा डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट बनना था, इसमें सब कुछ मिक्स था। फॉर एग्जांपल स्टॉक था, अगर मैं सिंपल सी बात स्टॉक लूँ, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस था, ये हेड ऑफिस से स्टॉक आया था हमको, ये हमने हेड ऑफिस को स्टॉक वापस कर दिया था, ठीक है जी। फिर हमने कुछ सेल करी थी, जो कि यहाँ पे पैसा आएगा जो हम कैश रेमिट करेंगे। फिर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया था। क्या ये सारी चीज़ें स्टॉक के रिलेटेड हैं या नहीं हैं? यहाँ पे जो हमने सेल करी थी प्लस ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या ये 1 2 3 4 5, क्या ये 5 चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हैं ब्रांच अकाउंट में, क्या ये सिर्फ स्टॉक के रिलेटेड हैं, ये एक ही अकाउंट में है? अगर मैं ये पांचों चीज़ों को अलग से एक अकाउंट में डाल दूं और उसका नाम ब्रांच स्टॉक अकाउंट दे दूं, तो इसी मेथड को हम स्टॉक एंड डेटर मेथड बोल देंगे कि इसमें जो भी आपने डाला है, जैसे हमने यहाँ पे स्टॉक की बात करी, वैसे ही डेटर्स का अपने पास ओपनिंग है, क्लोजिंग है। इसमें हम सब ने जो भी हमारे डेटर्स का क्लोजिंग आ रहा था उसमें सारा कुछ एडजस्ट हो गया, जो हमको क्रेडिट सेल का पैसा आया सब कुछ आया, तो हमने इसको मोटा मोटी यहाँ नेट करके दिखा दिया। पर अगर मैं उसका अलग से ब्रांच डेटर अकाउंट बना दूँ, तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि जो भी इस मेथड को हम खिचड़ी मेथड कह देते हैं और इस मेथड को अपना दाल एंड चावल सेपरेट मेथड कह देते हैं। इसमें हम इतने सारे अकाउंट्स अलग अलग करके बनाते हैं, हम उनको मिक्स नहीं करते, ठीक है जी। नाउ स्टॉक एंड डेटर्स मेथड हम शुरू करते हैं। वो क्या कहता आइडिया तो सेम ही है डेटर्स मेथड जैसा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस मेथड में हम थोड़ा डिटेल्ड वर्किंग करते हैं ब्रांच की। इसमें हमने क्या किया था, हमने कहा भाई एक ही अकाउंट बनेगा, एक अकाउंट बना दिया। पर इसमें हम थोड़ी ज़्यादा वर्किंग करते हैं, हम इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा अकाउंट्स बनाते हैं, ताकि हमको थोड़ा डिटेल्ड में ब्रांच के बारे में पता लग सके। कहता एक समरी दी हुई है जो कि अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड में, और ये हेड ऑफिस की बुक में प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि ये अभी भी हम डिपेंडेंट ब्रांच की ही बात कर रहे हैं। कहता अकाउंट्स जो पहले बने थे ना, वो जो प्रिपेयर हुए थे मेमोरेंडम, वो अब एचओ खुद ही बनाएगा। क्या हमने यहाँ पे एक मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाया था? क्योंकि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हमको डेटर का मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा। कहता जो तुम यहाँ पे कच्चा अकाउंट बनाते थे, मेमोरेंडम जो तुम पर्चियाँ बनाते थे, अब उसकी जगह तुम पक्का अकाउंट ही बनाओ, ब्रांच डेटर अकाउंट ही बनाओ। पहले तुम जो वर्किंग नोट में थे, आज तुम खुले आम उसके साथ
उसका बना सकते हो। जो चीज़ें पहले तुम छुप छुप के करते थे, जो तुम छुप छुप के पर्चियाँ बनाते थे, आज वो तुम खुले आम कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता जी ब्रांच स्टॉक अकाउंट। फिर उसने ये जो हमको लिस्ट दी है कुछ कुछ जो कि कॉमनली बनते हैं, क्या इसको याद रखना है लिस्ट को? नहीं, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये वाला अकाउंट आपको बनाना है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर, एक्सपेंसेस, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, कैश बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड P&L। तो ब्रांच अकाउंट को कहते जी आप ट्रेडिंग अकाउंट भी कह सकते हो। ब्रांच अकाउंट को आप ट्रेडिंग अकाउंट भी कह सकते हो। कहता है इसका मतलब क्या है? कहता है इस अकाउंट का मतलब है जी शॉर्टेज या सरप्लस स्टॉक में पता करनी। शॉर्टेज और सरप्लस इज ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। दो चीज़ें, पहला शॉर्टेज, सरप्लस एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सब क्या होता है? क्या आपको अपना स्टॉक अकाउंट बनाना आता है? कि स्टॉक अकाउंट नॉर्मली छोड़ो, ब्रांच हेड ऑफिस को एक बारी, आपको स्टॉक अकाउंट बनाना आता है? स्टॉक अकाउंट क्या होता है नॉर्मली अगर आप देखोगे? स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट में क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, आपकी परचेजेस, और यहाँ पे आपका आएगा जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या यही है आपका स्टॉक अकाउंट? स्टॉक अकाउंट ओपनिंग, क्लोजिंग, ठीक है, तुमने परचेज करा होगा जो स्टॉक इन आया है, स्टॉक इन आया है, या फिर बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, ना कि सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो बाहर गया हुआ सामान, मेरे गोडाउन से जो बाहर गया, क्या ये मैच कर जाना चाहिए? इतना सामान शुरू में मेरे पास पड़ा था, इतना सामान मैंने ख़रीदा या मेरे गोडाउन में आया, इतना सामान मेरे से बाहर चला गया, क्या ये इतना मेरे पास बचा होना चाहिए या नहीं? क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है किसी को? नहीं, मेरे तो मैच कर जाना चाहिए। इन केस अगर मैच ना करे, अगर इफ़ माई दिस साइड इज़ हायर, इसका क्या मतलब है? कि मेरे पास ज़्यादा सामान है। अगर ये इस साइड हायर है तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि क्या ये सरप्लस है? अगर ये ज़्यादा है, अगर मेरी ये साइड ज़्यादा है, मतलब मैंने इतना माल मेरे पास पड़ा था, इतना मैंने ख़रीदा, अगर इसका टोटल 100 आ रहा है और इसका मिला के 90 आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो मेरे पास होनी चाहिए थे वो नहीं है। अगर इन दोनों को मिला के 90 आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा 10 का स्टॉक कम है। इसका मतलब है कि मेरा जो स्टॉक है क्या वो चोरी हुआ है? इसका मतलब है कि कुछ शॉर्टेज है मेरे स्टॉक में। यही दो चीज़ें निकल सकती हैं स्टॉक अकाउंट से। एक बारी भूल जाओ ब्रांच अकाउंट को और हेड ऑफिस को, क्या यही दोनों चीज़ें निकल सकती हैं? तो इसीलिए वो क्या कहता है, वो कहता है जी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में अपने को क्या मिलता है? शॉर्टेज या सरप्लस मिलती है स्टॉक की। शॉर्टेज को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं जी? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पे। पर सर यहाँ पे तो कहीं भी आपने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का जिक्र ही नहीं किया। ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट होता है ये बनता है जी जब होती है लोडिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे लोडिंग। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो आप सीधा और सीधा इसको P&L में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है जी। ब्रांच स्टॉक अकाउंट हो गया। नाउ ब्रांच डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में क्या बनेगा? नॉर्मल डेटर्स अकाउंट में क्या बनता है? अगर ये हमारा डेटर्स अकाउंट है नॉर्मल, मैं ब्रांच की बात ही नहीं कर रहा, क्या मेरा ओपनिंग डेटर्स होंगे? क्या मेरे क्लोजिंग डेटर्स भी होंगे? क्या जो मेरे पे पैसा आएगा डेटर से वो यहाँ पे आएगा?
बताओ, जो क्रेडिट सेल होगी तो या यहाँ आएगी या नहीं आएगी डेटर्स अकाउंट में, वही यहाँ पे ब्रांच डेटर्स अकाउंट बन जाएगा। ये सारे अकाउंट किसकी बुक्स में बन रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच है तो इसका मतलब है कि ये सारे हेड ऑफिस की बुक्स में बन रहे हैं। क्या हेड ऑफिस का अपना स्टॉक अकाउंट भी होगा? बिल्कुल होगा, उसका खुद का जो हेड ऑफिस का होगा। तो ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखकर वो उसको एक तो डिफ्रेंशिएट कर देता है कि ये वाला जो स्टॉक अकाउंट है ये ब्रांच के स्टॉक का अकाउंट है, यहाँ पे जो डेटर्स है ये ब्रांच के डेटर्स हैं, और होगा सभी, और हो गए बिल्कुल सेम एंट्रियाँ ही डलेंगी, कोई डिफरेंट एंट्रियाँ नहीं है। यहाँ पे जो हमने ब्रांच डेटर्स और यहाँ पे जो ब्रांच स्टॉक बनाया ये बिल्कुल सेम था जैसे कि नॉर्मल किसी का भी स्टॉक अकाउंट बनता है, किसी का भी डेटर्स अकाउंट बनता है। नेक्स्ट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, असर्टेनमेंट ऑफ टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड। कहता जो भी हमारे खर्चे होते हैं ब्रांच के, जैसे कि सैलरीज, कोई भी एडमिन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सीधा जाएगा जी आपका ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में। बट सर ये तो पी एंड एल का खर्चा है, ये तो पी एंड एल में जाना चाहिए। हमने नॉर्मली आज तक जो फाइनल अकाउंट्स बनाते थे वहाँ पे क्या करते होते थे, पी एंड एल टू एक्सपेंसेस, यहाँ पे सारे खर्चे आ जाते थे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। क्या यही बनता था हमारा पी एंड एल? यहाँ पे जीपी, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट, ऐसा ही होता था। अब यहाँ पे वो क्या कहता, कहता एक तुम्हारा अलग से अकाउंट बनेगा जिस अकाउंट का नाम होगा जी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे खर्चे आ जाएंगे सब, बस। और तुमको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ खर्चा, कोई भी इनकम नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये सीधा चला कहाँ जाएगा, बाय ब्रांच पी एंड एल में। जो तुम यहाँ पे खर्चा एक एक करके लिखते थे ना पी एंड एल में, अब तुम लिखोगे वो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में यहाँ पे, और इन टोटल इस सब का खर्चा चला जाएगा ब्रांच के पी एंड एल अकाउंट में। यहाँ पे जो तुम एक एक करके एक्सपेंसेस का खर्चा लिखते थे ना, अब ये एक एक करके एक्सपेंसेस का खर्चा अलग से ब्रांच एक्सपेंसेस में डाल लो। यहाँ पे सिर्फ सीधा लिखो टू ब्रांच एक्सपेंस, बस। जीपी आएगा इधर ही और तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी इधर से आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा पी एंड एल और तुम्हारे ब्रांच एक्सपेंसेस का। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, कहता टू सर्टेनमेंट द टोटल एक्सपेंसेस। क्या उसने यहाँ पे प्रॉफिट बोला है, या फिर मेरे को ये पता लगना है कि मेरा टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चा निकल जाएगा यहाँ से। पी एंड एल, द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस इज ट्रांसफर टू हेड ऑफिस पी एंड एल अकाउंट। इम्पॉर्टेंट, जो ये होगा नेट प्रॉफिट होगा ब्रांच का, ये ब्रांच का नेट प्रॉफिट है। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हेड ऑफिस या फिर कंसोलिडेटेड पी एंड एल में। जो हेड ऑफिस का खुद का पी एंड एल होगा या फिर वो पूरे बिजनेस का जो पी एंड एल बना रहा होगा, ये जो नेट प्रॉफिट जो ब्रांच ने अकेले ने कमाया है ये जाएगा हेड ऑफिस के पी एंड एल में या फिर कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट में। टेक्स्ट ये हो गया जी हमारा, और ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी गुड्स सेंट टू ब्रांच, क्लोजिंग बैलेंस इज ट्रांसफर टू हेड ऑफिस पी एंड एल अकाउंट। अब यहाँ पर जब अपन ने स्टॉक अकाउंट बनाया था ये वाला, अगर मैं इसको ही देखूँ जो ओपनिंग स्टॉक था इसका, ओपनिंग स्टॉक पड़ा था। अब क्या ब्रांच परचेज कर रहा है या फिर उसको हेड ऑफिस सामान बेचता है, हेड ऑफिस मोस्टली तो हेड ऑफिस ही सामान भेजता है उसको। तो जब हेड ऑफिस
व्हेन द हेड ऑफिस जो होता है वो सामान किसको भेज रहा है, वो ब्रांच को सामान भेज रहा है, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री डाल लेगा? पहले क्या एंट्री डालता था डेटर्स मेथड में? वो क्या करता था, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, यही एंट्री डालता था वो। अब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में वो क्या एंट्री डालेगा, क्या वो ये एंट्री डाल लेगा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच? क्या वो डेबिट किसको करेगा, क्या ब्रांच अकाउंट को? ब्रांच अकाउंट तो बनता नहीं है। अब वो क्या करेगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्या यही एंट्री डाल लेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच की? मतलब यहाँ पर ब्रांच स्टॉक में क्या आएगा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, यही आएगा। और अगर ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर रहा है, कह रहा है भाई मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारा डिफेक्टिव पीस है, तो क्या ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सेम एंट्री रिवर्स हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? गुड्स सेंट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बताओ क्या ये सेम एंट्री रिवर्स होगी या नहीं होगी? तो इसका मतलब है जो मेरा गुड्स सेंट टू ब्रांच का अकाउंट बनेगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा, बाय ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच स्टॉक। बताओ क्या ये दोनों चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी? ये वाला पैसा, ये वाला गुड्स आया ब्रांच में और ये वाला गुड्स हेड ऑफिस को वापस दिया गया, क्या यही आएगा हेड ऑफिस गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में? यहाँ पे वो क्या कहता है, कहता है गुड्स सेंट टू ब्रांच असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सेंट टू ब्रांच, भाई तुमने कितने का गुड्स ब्रांच को भेजा, और कहता जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना इसका, दैट इज ट्रांसफर टू हेड ऑफिस परचेज अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो इसका टोटल बैलेंस होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हेड ऑफिस के परचेज अकाउंट में। ये क्या है, इसको हम तब करेंगे जब हम कंसोलिडेटेड P&L बनाएंगे, इसको अभी भूल जाओ। तुम सिर्फ इस अकाउंट पर ध्यान दो कि वो क्या कहता, यहाँ पे जो भी ये एंट्री डलेगी, जो भी सामान हेड ऑफिस और ब्रांच में ट्रांसफ़र हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन गुड्स के लिए पहले ब्रांच अकाउंट में जो हम डेटर्स में बनाते थे उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती थी, चाहे हेड ऑफिस ब्रांच के बिहाफ पे पैसे पे करता था या कुछ भी करता था, वो सारी ब्रांच अकाउंट में आती थी। पर अब हेड ऑफिस और ब्रांच में जो गुड्स के ट्रांजैक्शन है, चाहे गुड्स आ रहा है या जा रहा है, वो सारा का सारा गुड्स सेंट टू ब्रांच में और ब्रांच स्टॉक में ही अकाउंट फॉर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट तो फिर वही है बैंक अकाउंट और फिक्स्ड एसेट अकाउंट। बैंक अकाउंट जो हमारा बनता था नॉर्मल सा, जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि जैसे स्टॉक और डेटर्स मेथड हम ऐसे ही बनाते हैं जो नॉर्मली एक बिजनेस अपना बनाता है, बस उसके आगे आप ब्रांच ब्रांच लिख देते हैं। तो ऐसे ही ब्रांच का ओपनिंग कैश अकाउंट, कितना पैसा आया सेल करके, कितना पैसा हमने ट्रांजैक्शंस में गया, कुछ किया, वो सारा का सारा इसमें आ जाता है जी, ब्रांच के कैश या फिर बैंक अकाउंट में। ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट, जैसे उसमें डेप्रिसिएशन लग रही है ब्रांच की, सब हो रही है, तो वो सारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट में हम कैरी फॉरवर्ड बनाते हैं। ये दोनों अकाउंट हम पहले भी बनाते थे, बट हम इनको मेमोरेंडम अकाउंट बोल देते थे, जो हम छुप छुप के पर्चियाँ बनाते थे। बट अब ये खुले आम ये अकाउंट बनते हैं हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच के लिए। याद रहे ये सारे अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में बन रहे हैं, ब्रांच अपने अकाउंट में कुछ नहीं बना रहा, ये सारा हेड ऑफिस ही बना रहा है। ठीक है जी। फिर अपन देख लेते हैं कि जर्नल एंट्रियाँ क्या चलती हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी गुड्स सेंट टू ब्रांच, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक अकाउंट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। रेमिटेंसेस फॉर एक्सपेंसेस, अगर ब्रांच के पास खर्चे करने के लिए कोई पैसा हेड ऑफिस से आ रहा है तो ब्रांच के कैश में जाएगा। क्या ब्रांच के कैश अकाउंट में पैसा जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। डेबिट तो हो गया कि ब्रांच का कैश तो बढ़ गया, बट क्रेडिट किसको करें?
क्या हेड ऑफिस की बुक्स में, क्या ये हेड ऑफिस की बुक्स में ही एंट्रियां डल रही हैं? क्या हेड ऑफिस अपने कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा या नहीं करेगा? जब पैसा हेड ऑफिस के कैश अकाउंट से ब्रांच के कैश अकाउंट में गया तो क्या हेड ऑफिस का कैश कम हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल कम हो गया। क्या ब्रांच का कैश इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो ये है जी हमारे हेड ऑफिस का और ये है ब्रांच का, और ये दोनों अकाउंट बन ही हेड ऑफिस की बुक में रहे हैं, इसीलिए एंट्री आ गई जी ब्रांच कैश टू कैश अकाउंट। फिर कोई एसेट जो हेड ऑफिस ने दिया है, क्या ब्रांच का एसेट बढ़ गया या नहीं बढ़ा? कोई भी एसेट जो हेड ऑफिस के पास था उसने ब्रांच को दे दिया, क्या ब्रांच का एसेट बढ़ गया या नहीं? क्या ब्रांच एसेट अकाउंट बढ़ गया और हेड ऑफिस का खुद का एसेट कम हो गया या नहीं कम हो गया? मेरे को बताओ। तो इसीलिए ये जो एंट्री डली है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो ये एसेट कम हुआ है ये हेड ऑफिस का कम हुआ है, और ये जो एसेट बढ़ा है ये ब्रांच का एसेट बढ़ा है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच। तो क्या हम ये वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे या नहीं कर देंगे? अगर जब अपन को गुड्स आए थे तो हमने ये एंट्री डाली थी, और जब अपन को गुड्स वापस कर रहे हैं तो ये एंट्री डल जाएगी। बिल्कुल देखो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। नेक्स्ट, कहता जी कैश सेल्स एट ब्रांच। कहता है देखो कैश सेल करी है हमने ब्रांच पे, तो क्या ब्रांच के कैश अकाउंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। एक हमने जब अपन ने स्टॉक अकाउंट ये वाला बनाया था तब अपन ने क्या डिस्कस किया था कि ये जो ब्रांच स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द स्टॉक जो मेरे पास पड़ा है, जो गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो मेरे पास गुड्स आए थे हेड ऑफिस से, वो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो अपन ने यहाँ पे लिखा था बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इससे क्या होता था कि मेरी शॉर्टेज और मेरा सरप्लस पता लगता था, मोटा मोटी वही पता लगता था। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, इसको अपन कभी कभी कोई क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे अगर अपन को वहाँ पे पता करनी है शॉर्टेज है या सरप्लस है। पर यहाँ पर अपन मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कॉस्ट ऑफ द सेल्स को नहीं डालेंगे। अपन क्या डालेंगे? अपन डालेंगे जी सिर्फ सेल्स। मेजॉरिटी टाइम अपन यहाँ पे सेल्स ही डालेंगे। तभी अगर आप देखो इस अकाउंट को क्या बोला गया है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट को ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट भी बोला गया है। अगर आप नोट्स में देखो तो यहाँ पर ब्रांच स्टॉक को ब्रांच ट्रेडिंग भी बोला गया है। क्या आपको छोटे होते अपना ट्रेडिंग अकाउंट याद आ गया इसको देख के? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था या नहीं आ जाता था? सिमिलरली ये जो हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट है ना, ये हमारा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है जब अपन यहाँ पे सेल्स डालते हैं। सेल्स की अमाउंट ये सब कॉस्ट पे होती हैं चीज़ें, जब यहाँ पे सेल्स डालते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है जी? ये जाता है जी हमारे ब्रांच P&L में। ठीक है जी। तो अब वो क्या कहता कहता जब तुमने सेल्स करी है कैश सेल तो तुम्हारा कैश बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है। बट आप नॉर्मली जब अपन सेल की एंट्री डालते हैं तो अपन क्या एंट्री डालते हैं? ब्रांच बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री डलती है। क्या हम सेल का कोई अकाउंट बनाते हैं ब्रांच में? बिल्कुल नहीं बनाते। तो ये जो सेल है ना ये हमारे आएगा जी टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, सेल की एंट्री नहीं डलती। ठीक है जी। तो यहाँ पर सेल की एंट्री तो कोई नहीं है, सेल का अकाउंट का कोई नाम ही नहीं है, अपन तो सिर्फ टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट ही डाल देंगे। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी कैश सेल की एंट्री। क्रेडिट सेल की वही ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। डेटर्स कैश तो आया नहीं, डेटर इंक्रीज हो गया ब्रांच का, और ब्रांच का स्टॉक कम हो गया। गुड्स रिटर्न कर दिए डेटर ने, इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। कैश पेड बाय डेटर, क्या मेरा कैश जब डेटर पे करेगा क्या मेरा कैश बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा ब्रांच का? तो क्या मेरे ब्रांच का डेटर भी कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। फिर डिस्काउंट अलाउंसेस एंड डेटर्स एंड बैड डेट, जो ये खर्चे होते हैं
ये कहाँ जाते हैं? तुम ऐसे अगर बैड डेट का क्या पहले क्या एंट्री डालते हो? क्या तुम यही एंट्री डालते हो? बैड डेट्स टू डेटर की एंट्री डलती है या नहीं डलती है? मेरे को बताओ। क्या बैड डेट की ये एंट्री बैड डेट टू डेटर डलती है? फिर इसके बाद क्या एंट्री डलती है? पी एंड एल टू बैड डेट, क्या यही एंट्री डलती है? नॉर्मली ब्रांच अकाउंटिंग को छोड़ो, क्या यही एंट्री डलती है? तो यहाँ पे जो टू डेटर होता है, क्या ये तुम्हारा ब्रांच डेटर हो गया, क्रेडिट हो गया? फिर जो बैड डेट हमको डेबिट करना होता है, बैड डेट हो गया, तुम्हारा सेल अकाउंट हो गया, ऐसे के हम फालतू के अकाउंट्स नहीं बनाते क्योंकि हम मिनिमम अकाउंटिंग रखते हैं ब्रांच की। तो हम इसकी जगह सीधा क्या डाल देते हैं? यहाँ पर डाल देते हैं जी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। अपना सीधा, क्योंकि देखो इसने जाना तो पी एंड एल में ही है और ब्रांच एक्सपेंसेस ने भी जाना तो आपके ब्रांच के पी एंड एल में ही है। तो अपना यहाँ सीधा ब्रांच एक्सपेंसेस डाल देते हैं। अब सर आप कहोगे कि ब्रांच पी एंड एल क्यों नहीं? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ब्रांच के पी एंड एल में एक्सपेंसेस इकट्ठे करके आते हैं और जो एक्सपेंसेस जो अलग अलग करके आते हैं वो ब्रांच एक्सपेंसेस में आते हैं। तो ब्रांच पी एंड एल तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेटेड एक्सपेंसेस आएंगे और ब्रांच एक्सपेंसेस में अलग अलग करके आते हैं एक्सपेंसेस। तो इसीलिए अपन यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट लिखते हैं, ना कि ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच डेटर्स। फिर अगर हम एच ओ को कुछ पैसा वापस कर रहे हैं तो क्या? अब देखो एच ओ की किताबें बन रही हैं और एच ओ को पैसा आ रहा है, तो क्या उसका बैंक बैलेंस एच ओ का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्या ब्रांच का कैश बैलेंस कम होगा या नहीं होगा? तो क्या हम बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश की एंट्री डलेगी या नहीं डलेगी? क्या इसकी रिवर्सल एंट्री हो गई या नहीं हो गई रेमिटेंसेस वाले की? नेक्स्ट, ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए खर्चा पे कर दिया, क्या हेड ऑफिस का बैंक बैलेंस कम हुआ या नहीं? तो मेरा तो डेबिट होगा ही होगा बैंक बैलेंस, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। तो क्या मैंने इसको डेबिट कर क्रेडिट सॉरी क्या जब हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए क्या एक्सपेंसेस पे किए तो क्या उसका बैंक अकाउंट कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल कम हो जाएगा उसका बैंक अकाउंट। तो उसने उसको क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करे? क्या ये खर्चा हेड ऑफिस का है या ब्रांच का? हेड ऑफिस का खर्चा तो नहीं है, ब्रांच का खर्चा है। तो जब भी ब्रांच का खर्चा होता है तो क्या ब्रांच का एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है या नहीं होता? पैसा गया कहाँ से? बैंक अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस से, ना कि ब्रांच के बैंक अकाउंट से। तो हेड ऑफिस का बैंक अकाउंट को हम सिर्फ और सिर्फ बैंक बोलते हैं। तो क्या बैंक डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, और ब्रांच का एक्सपेंस अकाउंट क्या डेबिट हो गया या नहीं हो गया? क्या ये एंट्री समझ में आई? फिर ब्रांच एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस विच आर मेट बाय बाई, ब्रांच का खर्चा है, ब्रांच ने पे कर दिया, ब्रांच का कैश कम हो जाएगा और ब्रांच का एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, बात ख़त्म हो गई बस। कहता क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच विल बी क्रेडिटेड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। वो कहता है जो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच होगा ना वो उसके ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट होगा। मैंने कहा थैंक्स बताने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी सारी एंट्रियाँ स्टॉक एंड डेटर मेथड की कंप्लीट हो जाती हैं। अब फटाफट से अपन इसका कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ फटाफट। अगर आपको कोई भी प्लीज़ दिक्कत आती है तो प्लीज़ मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो प्लीज़, पर कोई भी डाउट मत रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं फटाफट। एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट का स्टॉक एंड डेटर मेथड का कौन सा क्वेश्चन करें जिसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारे अकाउंट्स बनते हो स्टॉक एंड डेटर मेथड के? यही कर लेते हैं। आई थिंक इसमें ही अच्छे अकाउंट बन रहे हैं आपके। पहला तेरे नैन में देखे क्वेश्चन नंबर 5, यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जी। क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है जी। ठीक है जी, इसमें हमको डेटर्स मेथड से भी बनाना है और अपने को स्टॉक एंड डेटर मेथड से भी बनाना है और अपन को जो हमारा थर्ड मेथड है फाइनल अकाउंट उससे भी क्वेश्चन बनाना है।
तो ये तीनों मेथड से बनाना है, पर आप सिर्फ और सिर्फ वही वाला करेंगे, ये वाला कर नहीं सकते क्योंकि इसमें लोडिंग है। बट वैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, बट वही है ना, इसमें लोडिंग वाला पॉइंट है, इसमें भी लोडिंग वाला पॉइंट है। अपन क्वेश्चन नंबर 5 ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या कहता है, हम सिर्फ स्टॉक एंड डेटर मेथड से करेंगे, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला आपकी बुक में जो भी होगा बॉम्बे ट्रेडर वाला अच्छा है। क्या कहता है, कहता है बॉम्बे ट्रेडर जो है वो गुड्स इनवॉइस करता है अपनी दिल्ली ब्रांच को। मतलब बॉम्बे ट्रेडर्स करके कोई कंपनी है, उसकी दिल्ली में एक ब्रांच है और वो कॉस्ट पे अपने गुड्स को भेजता है अपनी ब्रांच को। ठीक है जी। कहता है हेड ऑफिस सारे खर्चे पे करता है अपने बैंक अकाउंट से। हमने कहा वेरी गुड, तुम्हारा ही बैंक अकाउंट होगा, अच्छी बात है। सिर्फ कहता जो पैटी कैश का खर्चा है ना, जो छोटे मोटे खर्चे, जैसे कभी ब्रांच में समोसे आ गए, कभी कोई छोटा मोटा खर्चा हो गया, कहता वो ब्रांच खुद ही पे करती है। कहता मैं वो खर्चे नहीं करता, पर मोटा मोटा खर्चे जैसे सैलरीज का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का तुम्हारा मोटा बिल आता होगा, कहता वो मैं सब खर्चे वर्चे मैं खुद ही पे कर देता हूँ। कहता ये सारे ऑल द कैश जो कि ब्रांच कलेक्ट करती है, वो सारा का सारा सेम डे ही वो बैंक में जमा कर देती है ताकि वो हेड ऑफिस को भेज दे। ब्रांच अपने पास कोई पैसा नहीं रखती, जितना पैसा आया एट द डे एंड में वो क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं, कहते हैं ये लो पैसा हेड ऑफिस की बुक में जमा कर दो। हमने कहा ठीक है। कहता फॉलोइंग इज दिस समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो कि एंटर हुई हैं ब्रांच में ड्यूरिंग द ईयर। कहता ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स ब्रांच में हुई हैं उसकी ये समरी पकड़ लो। ठीक है जी। अब उसने हमको क्या दिया हुआ है, और फिर वो क्या कहता है, कहता प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। ठीक है। कहता फिर उसने क्या बोला, कहता प्रिपेयर द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बाय अडॉप्टिंग द स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये तो सर बहुत ही बढ़िया हो गया, उसने हमको बता ही दिया कौन से अकाउंट बनाने हैं। क्या उसने इतने सारे 8 अकाउंट में से 7 अकाउंट में से सिर्फ 4 अकाउंट ही मांगे? क्या उसने सिर्फ 4 अकाउंट मांगे हैं? सर ये तो बढ़िया है, उसने हमको बता ही दिया। सिर्फ इस क्वेश्चन में बढ़िया आपके लिए, अगर आप आगे देखोगे ना स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में, तो वो कहता है प्रिपेयर, क्या वो सारे अकाउंट के नाम लिखता है? वो सिर्फ ये लिखता है प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट सो दैट कि आप पी एंड एल अपना निकाल पाओ। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, स्टॉक एंड डेटर मेथड में ऐसे लिखता है वो। और आगे भी अगर आप देखोगे वो क्या लिखता है, जहाँ पे भी उसको स्टॉक एंड डेटर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखता है, प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट्स। अगर आप नॉर्मल देखोगे प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट्स बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड, अब वो ये नहीं लिख रहा कि कौन से अकाउंट बनाने हैं, वो सिर्फ ये लिख रहा है कि अकाउंट्स बनाओ। ब्रांच अकाउंट नहीं लिखा, ब्रांच अकाउंट्स लिखा है। अगर सिर्फ ब्रांच अकाउंट लिखा होता और ये ना लिखा होता, ये तुम्हारा डेटर्स मेथड था। बट अब लिखा है प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट्स बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड। बस ये भी अच्छा क्वेश्चन है स्टॉक एंड डेटर का, बट ये एक लोडिंग का क्वेश्चन है, तो अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे लोडिंग का। अपना अभी सिर्फ प्लेन वेनीला ब्रांच ब्रांच अकाउंट्स बना रहे हैं एज पर स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो उसने हमको क्या बोला, कहता है देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, ब्रांच पी एंड एल बनाना है, ब्रांच डेटर और ब्रांच एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा बिल्कुल लास्ट पे अपने क्वेश्चन को करने के लिए। मैं सबसे पहले उसने मेरे को क्या बोला है, मैं इसकी सीक्वेंस क्या रखूँगा, मैं रखूँगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है। फिर मैं रखूँगा ब्रांच डेटर्स, और मैं रखूँगा जी ब्रांच एक्सपेंसेस एंड देन ब्रांच पी एंड एल। एक्सपेंसेस एंड पी एंड एल को मैं हमेशा साथ में बनाऊंगा, इसको याद रखना, क्योंकि जो खर्चे मेरे एक्सपेंसेस में यहाँ पे आएंगे वही सीधा यहाँ पर मेरे खर्चा पी एंड एल का आएगा। तो मेरे को होगा कि मैं हमेशा इनको साथ ही रखूँ। और
जो स्टॉक में जो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर जो ग्रॉस लॉस आएगा उसकी वजह से ये सीधा P&L में आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप हो सके तो ब्रांच डेटर को भी एंड में ही बनाओ, इन सबको इकट्ठा बनाओ। जो तुम्हारे प्रॉफिट के अकाउंट है ना, आप इनको इकट्ठा बनाओ, ऐसे बनाओ। ये एक तरह से तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये तो एक तरह से तुम्हारा मिनी P&L हो गया, और ये तुम्हारा प्रॉपर P&L हो गया। इसमें तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जो कि इधर आ जाएगा, ये तुम्हारे खर्चे, यहाँ से तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारे टोटल खर्चे इधर आ जाएंगे, और यहाँ पे जो तुम्हारा P&L है वो इधर आ जाएगा। और एट द एंड तुम लोग बनाओ ब्रांच डेटर का अकाउंट। ठीक है जी, इजी सीक्वेंस में आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। कहता ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है स्टॉक का और डेटर का, हमको क्या करना है इसका। क्या मेरे को स्टॉक अकाउंट में और डेटर अकाउंट में इसको ओपनिंग दिखा दूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? हाँ। क्या मैं स्टॉक अकाउंट में और अपने डेटर अकाउंट में क्या ओपनिंग दिखा दूं 7,000 12,600? क्या यही है 7,000 और 12,600? एक उसने मेरे को पेटी कैश का भी खर्चा दे रखा है। ये खर्चा क्या है, एक मैं अपना कैश अकाउंट भी बना लूँगा मोटा मोटी देखने के लिए कि भाई एक वैसे ही वर्किंग नोट में बना लेता हूँ। उसने मांगा नहीं है वेल, पर वैसे ही मैं एक बारी दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, नहीं दिखाना चाहूँ तो नहीं दिखा सकता। इसका मेन ज़रूरत वैसे हमको डेटर्स मेथड के ब्रांच अकाउंट में ही है, हमको यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने हमको पूरा ही नहीं मांगा। बट फिर भी मैं एक बारी बना लूँगा क्योंकि मेरे को P&L भी तो बनाना है, मेरे को प्रॉफिट भी तो पता लगे कि अगर मेरे पास शुरू में 200 था, एट द एंड आते आते 100 रह गया, तो मतलब 100 का मेरा खर्चा भी तो हुआ है ना कहीं, तो 100 रुपये का खर्चा P&L में आएगा या नहीं आएगा? ठीक है जी, समझ में आ गया। वो जो 4 अकाउंट तो ये जो हमको दिए हैं ये तो बनाने ही बनाने हैं, पर ये जो पेटी एक्स कैश का जो हमको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और यहाँ पे उसने ये भी दिया है जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो ब्रांच खुद ही करता है। तो अगर आप चाहो तो इसका एक अकाउंट बना सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका एक अकाउंट बना सकते हो, पर सिर्फ एक सेवा भाव से इसका अकाउंट बना लो, ताकि कल को अगर मेरे को एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस भी तो चाहिए ना हमको, भाई पैटी का कितना एक एक्चुअल खर्चा हुआ है P&L निकालने के लिए, तो मेरे को कोई दिक्कत ना हो, इशू ना हो। तो ये आप सेवा में बना सकते हो। सेवा का मतलब समझते हो, सेल्फलेस सर्विस, तो आप उसमें बना सकते हो। मांगा नहीं है पर ठीक है, सेवा भाव से बना सकते हो आप। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता सबसे पहला गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। क्या 26,000 के गुड्स भेजे गए? ये गुड्स कहाँ से भेजे गए? हेड ऑफिस से भेजे गए हैं। किसको भेजे गए हैं? ब्रांच को भेजे गए हैं। जब भी ब्रांच में गुड्स आते हैं वो कहाँ पे आते हैं? क्या वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आते हैं या नहीं आते? इसकी एंट्री क्या होती है? गुड्स गुड्स सेंट टू ब्रांच, क्या ब्रांच स्टॉक को डेबिट हो जाएगा और गुड्स सेंट टू ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा? क्या उसने हमको कहा है गुड्स सेंट टू ब्रांच का अकाउंट बनाने के लिए? नहीं। तो अपन इसको सीधा 26,000 को कहाँ डाल देंगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। क्या मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सीधा 26,000 डाल दूं या ना डाल दूं? क्या मैं इसको डेबिट कर दूं या ना करूं? बिल्कुल। नेक्स्ट कहता गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। मेरे को 1,000 के गुड्स पसंद नहीं है तो मैंने वापस कर दिया। क्या यही सेम एंट्री रिवर्स हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्या ये मैंने गुड्स रिटर्न की, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में एंट्री रिवर्स करी या नहीं करी? बिल्कुल कर दी। कहता कैश सेल हुई है और क्रेडिट सेल हुई है। क्या मैं इसको भी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा? सेल्स को बिल्कुल दिखाऊंगा। तो क्या मैं यहाँ पे ब्रांच सेल कैश और क्रेडिट सेल को क्या मैं यहाँ पर दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में? बिल्कुल। कहता मैंने कुछ अलाउंस दिया है कस्टमर्स को, मैंने कुछ उनको डिस्काउंट दिया। क्या हमने अभी एक एंट्री देखी थी या नहीं देखी थी? डिस्काउंट अलाउंस टू डेटर्स। क्या ये वाली एंट्री आएगी या नहीं? ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर, क्या ये एंट्री आएगी या नहीं? क्या मैं ब्रांच एक्सपेंसेस को डेबिट करूं या ना करूं? बिल्कुल। तो क्या मैं ब्रांच एक्सपेंसेस को
जो मेरे ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं, क्या मैं यहाँ पे अलाउंसेस को 200 को यहाँ मैं लिखूँगा या नहीं लिखूँगा। और इसका सेकंड इफेक्ट मैं कहाँ लिखूँगा, क्या मैं डेटर्स के अकाउंट में अलाउंसेस को क्रेडिट करूँगा या नहीं करूँगा। बिल्कुल, आप साथ साथ में ये क्वेश्चन कर सकते हो, मैं इसीलिए नहीं करवा रहा खुद लिखवा के, इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे ही इसको मार्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट, कहता डिस्काउंट दिया कस्टमर को, क्या इसकी भी सेम तरह की जर्नल एंट्री होगी या नहीं होगी। एक्सपेंसेस टू डेटर्स, क्या मैं एक्सपेंसेस को डेबिट करूँगा या नहीं करूँगा। एक्सपेंसेस टू डेटर्स 1400 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया जी। नेक्स्ट, बैड डेट, बिल्कुल सिमिलर। एक्सपेंसेस टू डेटर्स, फिर से वही बात हो गई जी। बैड डेट 600 एक्सपेंसेस में डेबिट हो गया और डेटर अकाउंट में क्रेडिट हो गया जी। तीनों सेम तरह के एक्सपेंस। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, अब ये वाले जो गुड्स थे ना जी, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये थे ब्रांच और हेड ऑफिस का, तो ये तो हमारा उसमें से कम हो जाएगा, सीधी सी बात है, ब्रांच स्टॉक में से। अब ये वाला जो गुड्स रिटर्न हुआ है, ये हुआ है सेल्स में से, ये जो हमने सेल्स करी है ना, यहाँ से पैसा वापस, यहाँ से गुड्स वापस आए हैं। तो क्या मैं इस 500 को अपनी सेल्स में से मैं माइनस करूँगा या नहीं करूँगा, ताकि मेरी नेट सेल्स आ जाए। करूँगा या नहीं, क्योंकि ये गुड्स तो उसने वापस ही कर दिए ना। जैसे अपा ट्रेडिंग अकाउंट में भी, क्या अपा यहाँ पे सेल्स लिखते थे या नहीं लिखते थे, माइनस रिटर्न्स। यहाँ परचेजेस माइनस रिटर्न्स, यहाँ पे मेरी नेट परचेज आती थी, यहाँ पे मेरी नेट सेल्स आती थी। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को भी सोचें तो ये जो ब्रांच अकाउंट है, ये भी एक तरह से आपका ट्रेडिंग अकाउंट ही है ब्रांच का, इसीलिए इसको ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल दिया जाता है। तो क्या ये भी अकाउंट फॉर हो गया मेरा। कहता फिर सैलरीज एंड वेजेस, रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस और कुछ सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस हैं, क्या इन सब को भी मैं P&L में डाल लूँगा या नहीं डालूँगा। मेरे को बताओ जल्दी से, क्या ये मेरे एक्सपेंसेस हैं या नहीं हैं। बिल्कुल हैं। तो क्या इनको मैं P&L में डालूँगा, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट्स एंड रेट्स और मेरे सैंड्री एक्सपेंसेस को, क्या ये मेरे उसमें आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, फटाफट से बताओ P&L में। बिल्कुल। फिर कहता कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, क्या इसकी एंट्री ये डलेगी या नहीं डलेगी, मेरे को बताओ। क्या ब्रांच कैश अकाउंट टू ब्रांच डेटर्स, बताओ क्या ये एंट्री डलेगी या नहीं डलेगी। बिल्कुल डलेगी। तो क्या ब्रांच डेटर्स में ये क्रेडिट होगा या नहीं, क्योंकि ब्रांच कैश का तो अभी हम स्पेसिफिकली कुछ अकाउंट बना नहीं रहे। तो क्या यहाँ पे ब्रांच डेटर्स में ये एंट्री आएगी या नहीं। क्या मैं ब्रांच के डेटर्स में क्या 28,500 लिखूँगा या नहीं लिखूँगा। बिल्कुल लिखूँगा। और यहाँ पे जब मेरी सेल रिटर्न हुई थी, तो सेल रिटर्न की अपा क्या एंट्री डालते हैं, अगर अपा सेल की एंट्री ब्रांच में क्या डालते हैं, अपा डालते हैं जी डेटर्स, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। बताओ क्या ये एंट्री डलती है या नहीं डलती है सेल की। सिमिलरली, क्या मैं जब सेल रिटर्न होगी ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर की एंट्री आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल रिवर्स करेंगे अपा रिटर्न की एंट्री को। तो मैंने स्टॉक में से तो यहाँ माइनस कर दिया, क्या ब्रांच डेटर को भी मेरे को माइनस करना था या नहीं करना था रिटर्न से, तो ये रिटर्न से भी मैंने उसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट, फिर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। कहता स्टॉक का ये बैलेंस है, तो क्या मैं स्टॉक का ये बैलेंस लिख दूँ 6500। बिल्कुल। कहता मेरे पास डेटर्स का बैलेंस है 9800, क्या मैं 9800 डेटर्स का बैलेंस भी लिख दूँ। बिल्कुल लिख देता हूँ। और यहाँ पर मेरे को एक पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। देखो साल के शुरू में मेरे पास 200 का पैटी कैश था, साल के एंड आते आते सिर्फ 100 का पैटी कैश रह गया। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ कैश एंड अ पैटी कैश। कैश का खर्चा वो है जो मेरे पास जैसे कैश आता है मैं हेड ऑफिस को रेमिट कर देता हूँ, एक वो हो गया।
एक होता है पेटी कैश, जो मैंने अपने ब्रांच में समोसे वमोसे के लिए ब्रांच मैनेजर खुद ही अपने पास कुछ कुछ पैसे रखता है हेड ऑफिस से लेके, तो ये वो वाला खर्चा है पेटी कैश। साल के शुरू में मेरे पास 200 था, साल के एंड में मेरे पास 100 रुपया ही रह गया पेटी कैश, तो बाकी का 100 कहाँ चला गया? क्या ये चोरी हो गया? नहीं, क्योंकि मैंने 100 का कोई खर्चा कर दिया होगा, मैंने पार्टी दे दी होगी, कुछ करवा लिया होगा। क्या ये जो 100 का मैंने खर्चा किया, क्या ये भी P&L में आएगा या नहीं आएगा? मेरे को बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर मेरे एक्सपेंसेस में क्या 100 रुपये का ये भी एक्सपेंस आएगा या नहीं आएगा? मेरे को बताओ। ये सारे एक्सपेंसेस मेरे एक्सपेंस बन रहे हैं या नहीं? इनका टोटल है जी 10,500। ये 10,500 तुम्हारा सीधा ब्रांच के P&L में आ जाएगा। किस नाम से? ब्रांच एक्सपेंसेस। क्या हमने शुरू में ये पढ़ा कि P&L में एक्सपेंसेस लाइन वाइज नहीं आते? लाइन वाइज एक्सपेंसेस तो सीधा एक्सपेंस अकाउंट में आते हैं, यहाँ पर तो डायरेक्टली टोटल एक्सपेंसेस आता है। ठीक है जी, ये टोटल एक्सपेंस आ गया तुम्हारा। अब अपन चलते हैं शुरू में, हमारी सारी एंट्रियाँ हो गई, अपन चलते हैं जब शुरू में। ये मेरा ब्रांच स्टॉक था, ब्रांच स्टॉक अकाउंट था, ये सारी एंट्रियां मैंने कर ली हैं। अब इसका जो डिफरेंस आएगा, दिस इज़ योर एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट। इसको क्या मैं सीधा P&L में ले जाऊं या नाक लेके जाऊं? मेरे को बताओ जल्दी से। क्या मैं इसको सीधा P&L में ले जाऊं? यस। तो जब मैं यहाँ सीधा 19,500 को सीधा P&L में लेके जा सकता हूँ या नहीं लेके जा सकता? बिल्कुल। और जब यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये मेरे टोटल खर्चे, क्या मेरा नेट प्रॉफिट आ गया या नहीं आ गया? मेरे को बताओ जल्दी से जल्दी। क्या ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया? मेरा ये अकाउंट हो गया क्लोज, मेरा ये अकाउंट क्लोज हो गया, और मेरा एक अकाउंट लास्ट रह गया जी डेटर्स। क्या ये जो डेटर्स था, क्या ये वाली मेरी एक क्लोजिंग, क्या ये मेरा बिल्कुल अकाउंट मैच भी कर गया? इसमें तो कुछ भी, डेटर में तो कुछ भी बैलेंसिंग फिगर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग था, ये मेरी क्रेडिट सेल थी, ये इतना मेरे को कैश आ गया था, तो ये सारा कुछ कर करा के ये दोनों बैलेंसिंग फिगर हो गए थे, कोई भी बैलेंस हो गया था, इसमें कोई भी अप या डाउन नहीं आया था बैलेंस। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टॉक एंड डेटर का। इतना सिंपल आई थिंक होता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एंड डेटर का ही है, इसमें लोडिंग वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें लोडिंग जो पॉइंट है वो ही मसाला डालता है स्टॉक एंड डेटर में। बट क्योंकि हमने स्टॉक एंड डेटर का कंसेप्ट ही आज पढ़ा है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन ठीक है करने के लिए। तो यहाँ पर आपका स्टॉक एंड डेटर का मेथड ख़त्म हो जाता है जी, यहाँ पे आपका ओके हो जाता है। मैं एक मोटा मोटी अगर आप देखो, अगर कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट क्या हो सकता है, पहले जब आप छोटे होते बनाते थे, आप क्या करते थे, आप एक अकाउंट बनाते थे जी, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ये एक कंसोलिडेटेड एक ही अकाउंट होता था। ओपनिंग, परचेजेस, सेल, क्लोजिंग, यहाँ आपका GP आता था। फिर GP आप यहाँ ले आते थे, फिर यहाँ आपके एक्सपेंसेस आ जाते होते थे, और यहाँ पे आपका P&L आ जाता था। बात ख़त्म, एक ही अकाउंट में सब बन गया। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक सब हो जाता था। पर इसमें अगर आप देखो, ये जो आपका ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये आपका स्टॉक अकाउंट है। ठीक है, फिर जो नीचे का जो P&L है, अब P&L को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कहते हैं जी खर्चों का अलग से रखो, कहते हैं जी खर्चों का अकाउंट अलग से बनाओ, लाइन वाइज। लाइन वाइज नहीं आएगा P&L में, इसका जो टोटल है वो ही P&L में आएगा, सिर्फ बात ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस आ गए, ये GP ऊपर से आ गया स्टॉक अकाउंट से, और P&L आपका निकल गया। तो ये जो अपन छोटे होते एक ही अकाउंट बनाते थे ना, स्टॉक एंड डेटर मेथड में इन्होंने तीनों में उसको डिवाइड कर दिया। इन्होंने तीन अलग अलग अकाउंट बना दिए उसके। यहाँ पे स्टॉक बना दिया, ये तुम्हारे एक ब्रांच एक्सपेंसेस, और ये जो टोटल आया इसको ब्रांच P&L में बना दिया। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि प्रैक्टिस से थोड़ा आपको ठीक लगेगा, आपको दोबारा से प्रैक्टिस करके। बट हाँ, मोटा कंसेप्ट इसका यही है कि ऐसा ही होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपा जो इसका फाइनल अकाउंट्स मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बाकी आपको कोई भी डाउट है अकाउंट्स में या FM में, प्लीज़ मेरे को पिन कीजिए, क्योंकि आपके पेपर्स आने ही वाले हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। अब ये जो टाइम रह गया है, इसको आपको बिल्कुल इतनी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है कि सो दैट आप रिग्रेट ना करो। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलते हैं इंस्टीट्यूट पे, या फिर मेरे को बहुतों का मैसेज आता है कि सर हमको समझ ही नहीं आ रहा अब करना क्या है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि ये जो आपका स्ट्रेस है ना,
हमने हमने बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में एक साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, मैंने तो, आपने भी कुछ पढ़ी होगी। तो साइकोलॉजी में हमको बताते थे जी, स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से आपको क्या होता है, आपको होती है एंग्जाइटी, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, आप डेट शीट देख देख के आपको टेंशन होने लग जाती है। ये होता है जी नेगेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से आपका काम की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। एक होता है जी पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है कि जब आपको स्ट्रेस होता है कि मेरे पास सिर्फ अब 30 या 40 दिन बचे हैं, इसमें मेरे को ख़त्म करना है अपना सिलेबस, तो आप दिन रात मेहनत करते हो, वो होता है जी पॉजिटिव स्ट्रेस। तो अपने को ये जो स्ट्रेस लेना है ना, ये पॉजिटिव लेना है, उसको नेगेटिव में टर्न नहीं करना। अगर आपके पास 30-25 डेज भी हैं फर्स्ट ग्रुप के लिए, आपकी प्रिपरेशन एटलीस्ट 40-50% तो होगी। आप जितना दम लगाओगे आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। आप, अगर आपके पास जितने भी दिन हैं आप उसको पूरा ज़ोर लगा के दम लगाओ तो आप उसको कवर कर पाओगे। बट बात वही है कि आप स्ट्रेस को नेगेटिव में मत लेके जाओ, आप स्ट्रेस को नेगेटिव मत करो, उस स्ट्रेस को पॉजिटिवली हैंडल करोगे तो आप इसको कर पाओगे। बाकी आपको कोई भी प्लीज़ इशू है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में।